नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 की जो क्षितिज पुस्तक है उसमें मनु भंडारी की आत्मकथा का एक अंश जोड़ा गया है, एक कहानी ये भी उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, मनु भंडारी हैं, उनका जन्म है वो 1931 में गांव भानपुरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। यानी ये मध्य प्रदेश में जन्मी हुई है, परंतु इनकी इंटर तक की शिक्षा दीक्षा राजस्थान के अजमेर शहर में हुई। इंटर कक्षा 12 को बोलते हैं। बाद में इन्होंने हिंदी से एमए किया। दिल्ली के मिरांड हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य से ये अवकाश प्राप्त करके ये दिल्ली में रह करके स्वतंत्र लेखन कार्य करती थीं। इनका पिछले साल क्या है स्वर्गवास हो गया था। नवंबर में 2021 में इनका देहांत हो गया था। ये किताब एनसीईआरटी की पुरानी है ना, इसलिए इसमें यूं ही लिखा हुआ मिलता है, अपडेट्स नहीं है। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर मनु भंडारी की रचनाएं हैं। ये इनके कहानी संग्रह हैं। एक प्लेट से लाभ, मैं हार गई, ए लगाओ, यही सच है, त्रिशंकु है। ये यही सच है कहानी पर एक रजनीगंधा नाम करके फिल्म भी बन चुकी है। इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं आपका बंटी, महाभोज, एक इंच मुस्कान। एक इंच मुस्कान इन्होंने राजेंद्र यादव के साथ में लिखा था। इनका स्वामी जो उपन्यास है उसका नाटक में भी रूपांतरण किया गया है। प्रसिद्ध इनका उपन्यास है आपका बंटी। इसके अलावा उन्होंने फिल्म की टेलीविजन धारावाहिकों के लिए पटकथाओं का लेखन कार्य भी किया। इनकी प्रसिद्ध एक पटकथा है, वो तो कक्षा 11 में चलती है, रजनी, निर्मला, स्वामी, दर्पण। ये इनकी प्रसिद्ध पटकथा है। सॉरी। अब देखिए, एक कहानी यह है भी नाम से इन्होंने आत्मकथा का प्रकाशन किया, यानी आत्मकथा लिखी है। उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए हिंदी साहित्य के शिखर सम्मान सहित अनेक पुरस्कारों से ये सम्मानित हो चुके हैं। इनमें भारतीय भाषा परिषद है, कोलकाता है, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कार भी शामिल है। मनु भंडारी की कहानियां यूं हो या उपन्यास, उनमें क्या है, भाषा और शिल्प की सादगी तथा प्रामाणिक अनुभूति मिलती है और उनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी हुई अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी देखी जा सकती है। ठीक है। बिना दीवारों वाला घर, ये इनका प्रसिद्ध नाटक है। बंद दरवाजे के साथ तीन निगाहें की तस्वीर, आंखों देखा झूठ, यह प्रसिद्ध कहानी संग्रह है इनके। अब देखिए, अपन देखते हैं पाठ का परिचय। एक कहानी यह है भी के संदर्भ में सबसे पहले तो हम यह जान लें कि मनु भंडारी जो हैं उन्होंने पारिभाषिक अर्थ में कोई सिलसिलेवार आत्मकथा नहीं लिखी है, सिलसिलेवार नहीं लिखी है। अपने आत्मकथ्य में उन्होंने उन्हीं व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जो उनके लेखकीय जीवन से जुड़े हुए हैं, यानी लिखने के जीवन से। अंशकालीन संकलित अंश में मनु जी के किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ उनके पिताजी और उनके कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व विशेष तौर पर उभर कर सामने आया, जिन्होंने आगे चलकर उनके उल्लेखनीय व्यक्तित्व के निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेखिका ने यहाँ बहुत ही खूबसूरती से साधारण लड़की से असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ावों को प्रकट किया। सन 1946-47 की आज़ादी के आंधी में मनु जी को भी अछूता नहीं छोड़ा। छोटे शहर की युवा होती लड़की ने आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह से भागीदारी की, उसमें उनका उत्साह, ओज, संगठन क्षमता और विरोध करने का तरीका देखने को अपने को मिलता है। अब अपन शुरू करते हैं आज का अपना अध्याय। एक कहानी यह भी आत्मकथा का अंश है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, प्रश्न बनता है यहाँ से, जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानपुरा में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला, यानी लेखिका की यादों का जो सिलसिला वो शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के 2 मंजिले मकान से। कहाँ से? अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ला, ये राजस्थान में है, अजमेर शहर, ध्यान रखना इस बात का। जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था, 2 मंजिल का था तो ऊपर पिताजी रहते, जहाँ से निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकें, पत्र पत्रिकाओं और अखबारों के बीच में या तो वो कुछ पढ़ते रहते या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। डिक्टेशन का शाब्दिक अर्थ होता है, हिंदी में अपन इसको श्रुतलेख बोल सकते हैं। श्रुतलेख यानी जोर दे करके दूसरे को लिखवाया जाता है ना, बच्चों को लिखवाते हैं वैसे। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ में हमारी बेपढ़ी, अनपढ़, व्यक्तित्वहीन माँ
सवेरे से शाम तक हम सब की इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए वो सदैव तत्पर रहती, क्योंकि माँ का तो काम यही होता बेचारी का। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे। पहले ये कहाँ रहते थे? इंदौर में। उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, मान सम्मान था, नाम था, इज्जत थी, शोहरत थी। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों में भी इनके पिताजी जुड़े हुए थे। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-10 विद्यार्थियों को अपने घर में रख करके वो पढ़ाई भी करते। अच्छे आदमी थे ना, इनके पिताजी अच्छे आदमी थे, पढ़ाने का कार्य करते थे। जिनमें से कोई तो बाद में ऊंचे नीचे ओहदों पर पहुंचे, ये उनकी खुशहाली के दिन थे। और उन दिनों उनकी दरियादिली की चर्चा भी कम न थी। एक और वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहमवादी थे, है ना। एक तरफ से वो अहमवादी का मतलब उनमें घमंड की भावना थी थोड़ी सी। पर यह सब तो मैंने केवल सुना है, देखा है। तब तो इन गुणों के भग्नावशेषों को ढोते पिताजी थे। एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए। बेचारों को एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका लग गया, और आर्थिक झटका इंसान को अंदर से तोड़ डालता है। जहां उन्होंने अपने अकेले के बलबूते पर और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश विषयवार के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो अपनी तरह का पहला और अकेला शब्दकोश था। इसने उन्हें यश और प्रतिष्ठा तो बहुत थी, पर अर्थ नहीं। और शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। आर्थिक स्थिति थी, वो अच्छे अच्छों को निचोड़ डालती है। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण और अधिक विस्फारित उनका अहम उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों को तो अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं का भागीदार बनाए। नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए तक पर सरकते चले जाने की यातना क्रोध बन करके हमेशा माँ को कम कमाती, थरथराती रहती थी। उनकी माँ बेचारी डरती थी। अपने हाथों से विश्वासघात हो जाने की गहरी चोटें होंगी। वे जिन्होंने आंखें मूंद करके अपना मतलब विश्वास कर लेते हैं ना अपन, आंख मूंद करके किसी इंसान पर, वो पीछे से दगा कर जाता है, तो वाकई बहुत दुख होता है इंसान को। तो इस पर इनके पिताजी के साथ यही हुआ। आंखें बंद करके विश्वास करने वाले पिताजी को बाद में इन दिनों इतना शक्की बना दिया। फिर वो एक्चुअल में क्या होता है, अपन किसी पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं, वो अपना मन तोड़ देता है, अपना विश्वास तोड़ देता है, तो हर इंसान को शक की नज़रों से देखना शुरू कर देता है। जब तब हम लोगों भी उनकी चपेट में आ जाते हैं, यानी बच्चे हैं उन पे भी वो इंसान शक करने लग जाता है। यह पितृगाथा मैं इसलिए नहीं गा रही हूँ कि मुझे गौरव गाना करना है, बल्कि मैं तो ये देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियां मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गूंथी हुई, यानी मेरा व्यक्तित्व पिताजी की तरह किस प्रकार से बना है, वो देखना है। या फिर यूं कहूँ कि अनजाने अनचाहे कि उनके व्यवहार ने मेरे भीतर की ग्रंथियों को जन्म दे दिया, यानी भीतर मनोज जी के भीतर क्या है कि हीन भावनाएं ग्रंथि पैदा हो गई। मैं काली हूँ, बचपन से दुबली पतली और मरियल सी थी। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी। सो बचपन से मुझसे 2 साल बड़ी थी एक मनु भंडारी की बड़ी सिस्टर सुशीला, जो बिल्कुल गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में मेरी तुलना की जाती, और फिर उसकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर है वो एक ऐसे गहरे भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी कि कि जैसे नाम है, सम्मान है, प्रतिष्ठा पाने के बावजूद भी आज तक मैं उससे उबर कर नहीं आई, यानी ये अंदर ही अंदर कूदने लग गई थी मनु जी। आज भी परिचय कराते समय जब कोई कुछ विशेषता लगा करके मेरी लेखनीय उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है, तो मैं संकोच से सिमट कर ही नहीं बल्कि गड़ने गड़ने को हो जाती हूँ, यानी बहुत बुरी हालत हो जाती है मेरी। शायद अचेतन की किसी परत के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। सब कुछ मुझे मतलब तुक्का ही लगता है। पिताजी के जिस शक्की स्वभाव में मैं कभी बनना जाती थी, आज यकाएक अपने खंडित विश्वासों की व्यथा के नीचे मुझे अपने शक्की स्वभाव की झलक दिखाई देती है। बहुत अपनों के हाथों विश्वासघात की गहरी व्यथा, यानी गहरी चोट से उपजा शक होश संभालने के बाद से ही जिन पिताजी ने से किसी न किसी बात पर भरोसा मेरी टक्कर ही चलती रहती है, यानी किसी न किसी बात पर अनबन हो जाती है। वो तो नहीं जाने कितने रूपों में मुझसे कहीं
कुंठाओं के रूप में, कहीं प्रतिक्रियाओं के रूप में, तो कहीं प्रतिच्छाया के रूप में केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर अपनी परंपरा और पीढ़ियों को नकारने वालों को क्या सचमुच इस बार का बिल्कुल एहसास नहीं होता कि उसका आसन अतीत किस कदर उनके भीतर जड़ जमाए बैठा रहता है। समय का प्रवाह भले ही हमें दूसरी दिशाओं में बहा कर ले जाए, स्थितियों को दबाकर भले ही हमारा रूप बदल दे, हमें पूरी तरह उससे मुक्त तो नहीं कर सकता, पूरी तरह उनसे मुक्त नहीं कर सकता। पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपड़ी माँ। माँ अनपढ़ थी। माँ धरती से भी ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति थी, यानी माँ में धरती से ज़्यादा धैर्य था और सहन शक्ति भी थी शायद उसमें। पिताजी की हर ज्यादती को अपना प्राप्य और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश को, जिद को अपना फर्ज समझ के बड़े सहज भाव से स्वीकार करती, क्योंकि माँ होती है वो सबका ही कार्य करती है, क्योंकि माँ होती है ना वो इसीलिए करती है। बच्चे जिद पे अड़ जाते हैं तो अपना फर्ज समझती है, और पिताजी हैं वो गुस्से में बोल जाते हैं, है कि नहीं। उन्होंने जिंदगी भर अपने लिए कुछ नहीं मांगा, चाहा नहीं, केवल दिया ही दिया। हम भाई बहनों का सारा लगाव शायद सहानुभूति से उपजा माँ के साथ, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। यानी माँ की एक भी अच्छी चीज़ें मैं ग्रहण नहीं कर सकी, उनका त्याग न उनकी सही सुनता। खैर जो भी हो, अब पैतृक पुराण यहीं पर मैं समाप्त करके अपने निजी जीवन पे आती है लेखिका। क्या कहती हैं कि हम 5 भाई बहनों में मैं सबसे छोटी थी। सबसे बड़ी बहन शादी के समय शायद 7 साल की थी, यानी शायद शादी हुई थी उसमें 7 वर्ष की थी। पूछा जा सकता है कि मनु जी की बड़ी सिस्टर की जब शादी हुई बड़ी बहन की, तो वो कितने वर्ष की थी, तो 7 वर्ष की। और उनकी एक धुंधली सी याद अभी भी मेरे मन में है। लेकिन अपने से 2 साल बड़ी एक सुशीला बहन और थी, और मैंने घर के बड़े आंगन में बचपन से सारे खेल, जैसे सतोलिया है, लंगड़ी टांग है, पकड़म पकड़ाई है, काली टिल्लो है, तो कमरों में गुड्डी गुड्डियों के ब्याह भी रचे हैं, यानी दोनों बहनों ने ये खेल खेले हैं। तो यहाँ पर खेलों के नाम पूछे जा सकते हैं कि कौन सा खेल मनु जी ने नहीं खेला है ना। तो ध्यान रखना, सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टिल्लो, है ना, और गुड्डी गुड्डियों के ब्याह भी रचा दिए। पास पड़ोस के जो सहेलियों के साथ यूं खेलने को हम भाइयों के साथ भी गिल्ली डंडा भी खेला है। पतंग उड़ाने में कांच पीस करके मांझा सूतने का काम भी किया है। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था, और हमारी सीमा घर के भीतर, यानी भाई हैं वो बाहर खेलते थे, हम घर के अंदर। हाँ, इतना ज़रूर था कि इस ज़माने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली होती थी, यानी पूरे मोहल्ले को घर समझा जाता था। इसीलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी भी नहीं थी, बल्कि कुछ कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ में यह महसूस होता है कि अपनी ज़िंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव में महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारी इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें जितना संकुचित, असहाय, असुरक्षित बना दिया है। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं, जहां मैंने अपनी किशोरावस्था गुजार के अपनी युवावस्था का प्रारंभ किया था। 1-2 को छोड़कर उनमें से कोई भी जो पात्र है मेरे परिवार का नहीं है। बस इनको देखते सुनते उनके बीच में मैं बड़ी हुई, लेखिका बड़ी हुई, अपने कहानी उपन्यासों में जो लिखा था ना उन पात्रों को। लेकिन इनकी छाप मेरे मन में कितनी गहरी थी, इस बात का एहसास तो मुझे कहानियाँ लिखते समय हुआ। यानी कहानियाँ लिखती थी ना लेखिका, तब उनको वो सारे अड़ोस पड़ोस के पात्र हैं वो याद आए। इतने वर्षों के अंतराल में भी उनकी भावभंगिमा भाषा किसी को भी धुंधला नहीं किया था, और बिना ही किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से वे उतरते चले गए। और उसी समय के दा साहब क्या है, इनका एक उपन्यास है, उसका मतलब पात्र है। दा साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठते हैं, यह मेरे अपने लिए ही आश्चर्य का विषय था, एक सुखद आश्चर्य था। महाभोज मनु भंडारी का एक चर्चित उपन्यास है, उसका मुख्य पात्र है दा साहब। ठीक है, आगे देखिएगा। उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता उम्र 16 वर्ष और शिक्षा मैट्रिक थी। मैट्रिक 10वीं
कक्षा को बोलते हैं, आपको पता है। तो पूछा जा सकता है कि मनु जी के परिवार में लड़की की शादी की जो योग्यता थी वो क्या थी। तो उम्र तो थी 16 वर्ष और शिक्षा मैट्रिक। सन 1944 की बात है कि मनु जी की बड़ी सिस्टर थी सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त कर ली और शादी करके कहाँ चली गई, कोलकाता चली गई। पूछा जा सकता है कहाँ पर गई थी, कोलकाता। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। उन लोगों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ कि इस घर में अकेली मैं ही हूँ। पिताजी का ध्यान पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। लड़कियों को इस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुगढ़ गृहिणी और कुशल पाकशास्त्री यानी अच्छा खाना बनाने वाले के नुस्खे जुटाए जाते यानी ये सिखाया जाता था। पिताजी का यह आग्रह था कि मैं रसोई से दूर ही रहूं, क्योंकि वो रसोई को बटियार खाना समझते थे। रसोई को वो क्या समझते थे, बटियार खाना, यानी भट्टी में झोंकना अपने आप को। और उनके हिसाब से वहाँ पर रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकने जैसा था। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की जमावड़े होते, क्योंकि देश की आज़ादी का माहौल चल रहा था और जमकर बहसें होती, यानी लोग बहस करते हैं। बहस करना पिताजी का सलग था, यानी शौक था उनका। चाय पानी और नाश्ता देने जाती, पिताजी ने मुझे वहीं पर बैठने के लिए कहते। जैसे इंदिरा जी जाती थी ना नेहरू जी के पास में, तो इंदिरा जी भी वहीं पर बैठी रहती थी, इसलिए वो राजनीति में आज एक आयरन लेडी के रूप में प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार मनु जी हैं, उनको भी उनके पिताजी बैठा दिया करते थे। पिताजी चाहते थे कि मैं भी बैठूं, सुनूं और जानूं कि देश के चारों तरफ क्या हो रहा है। देश में हो भी तो कितना कुछ रहा था। सन 42 के आंदोलन के बाद तो सारा देश जैसे खोल गया था, यानी उबल गया था। लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियों ने उनके आपसी विरोध या मतभेदों की तो मुझे दूर दूर तक कोई समझ नहीं थी। हाँ, क्रांतिकारियों और देशभक्त शहीदों की रोमानी आकर्षण, उनकी कुर्बानियों से जरूर मन में आक्रांत रहता, यानी गुस्सा रहता था मनु जी को बचपन में। 10वीं कक्षा का आलम था। समय चल रहा था कि बिना किसी खास समझ के घर में होने वाली बहसें सुनती थी, बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत के परिचय हुए किताबें पढ़ती थी। यानी पता नहीं था कि हो क्या रहा है, पर पढ़ती रहती। लेकिन सन 45 में जैसे ही 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई, यानी पहले कक्षा 10 के बाद में भी कॉलेज शुरू हो जाया करता था। फर्स्ट ईयर में आई तो हिंदी की एक प्राध्यापिका थी, शीला अग्रवाल। तो इनका पहला परिचय शीला जी से होता है, जो कि सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल, जहाँ मैंने ककाहेरा सीखा था, 1 साल पहले ही वो क्या बन गया था, कॉलेज बन गया वो। वे इसी साल नियुक्त हुई थी शीला अग्रवाल। उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में प्रवेश करवाया, मात्र पढ़ने को चुनाव करके और पढ़ने में बदला दुख। खुद वो क्या करती थी, चुन चुन करके किताबें दिया करती थी मनु जी को, शीला जी, और किताबों पर बहस की। तो 2 साल बीतने न बीतते साहित्य की दुनिया में शरत चंद्र हैं, प्रेमचंद हैं, उनसे बढ़कर जैनेन्द्र, अज्ञे, यशपाल और भगवती चरण वर्मा तक फैल गई थी। और फिर ऐसे फैलती चली गई कि मैं उसमें जैनेन्द्र जी के एक छोटे छोटे सरल सहज वाक्यों वाली शैली ने बहुत मुझे आकर्षित किया था। यानी छोटे छोटे वाक्य लिखते हैं। तो जैनेन्द्र जी का उपन्यास पढ़ा था सुनीता, बहुत अच्छा लगा। अज्ञे जी का उपन्यास शेखर एक जीवनी पढ़ा जरूर था, परंतु समझ में नहीं आया, यानी समझ के दायरे में समा ही नहीं पाया, क्योंकि शेखर एक जीवनी अज्ञे जी की आत्मकथा के रूप में लिखा गया उपन्यास है। कुछ सालों के बाद मैं नदी का दीप पढ़ा, तो उससे उसने मन को इस कदर बांधा कि उसी झोंक में शेखर को फिर से पड़ गई। और इस बार कुछ समझ में के साथ में यह शायद मूल्यों के मंथन का युग था। पाप पुण्य, नैतिक अनैतिक, सही गलत की बनी बनाई धारणाओं के आगे प्रश्न चिन्ह ही न लग रहे थे, उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। इसी संदर्भ में जैनेन्द्र का त्यागपत्र, भगवतीचरण बाबू का चित्रलेखा पढ़ा और शीला अग्रवाल के साथ में लंबी लंबी बहसें करते हुए बहस की थी, और उस उम्र में जितना समझ सकती थी समझ गई। शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था, बल्कि घर की चार दीवारी के बीच में बैठ कर के देश की परिस्थितियों को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी से शुरू किया था, उन्होंने खींच करके उसी स्थिति और सक्रिय में भागीदारी में बदल दिया कि आप वहाँ पर आया करो। 46-47 के दिन थे, स्थितियाँ उनमें वैसे भी उस समय मतलब घर में बैठे रहना संभव नहीं था। भला प्रभात फेरियाँ होती थी सवेरे सवेरे, हड़तालें, जुलूस, भाषण, हर शहर का ये चरित्र था। और पूरे दमखम और जोश खरोश के साथ में इन सब से जुड़ना हर युवा का उन्माद था, यानी एक नशा था उस समय आज़ादी के आंदोलन के दौरान। युवा थी
शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने मेरी रगों के खून को है वो लावा में बदल दिया। यानी वो भाषण ही ऐसे देती थी शीला जी। स्थिति ये हो गई कि एक बवंडर शहर में मचा हुआ था, क्योंकि बवंडर तो उस समय हर पूरे देश में था। यानी अजमेर में मचा हुआ था, अजमेर राजस्थान का केंद्र में है इसलिए। और एक घर में, यानी पिताजी का, पिताजी आज़ादी की सीमा यहीं तक थी, उनकी उपस्थिति में घर में आए लोगों के बीच में बैठूं, जानूं और समझूं। पिताजी ये चाहते थे, ये नहीं चाहते थे कि ये खुद जाकर ये भाषण दे और जुलूसों में उनमें भाग ले। वो पिताजी के गवारा नहीं था। हाथ उठा करके नारे लगाती, हड़तालें करवाती, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती। लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। यानी पिताजी को बुरा लग रहा था, यानी ये गलत रास्ते पर चल रही है। किसी की दी हुई आज़ादी के दायरे में चलना मेरे लिए, जब रगों में लहू की जगह लावा बहता तो सारे निषेध यानी मनाही, सारी वर्जनाएं और सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता। ये तभी जाना। और अपने क्रोध से शब को थरथरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ, तब राजेंद्र से शादी की तब तक जारी रहा। यानी राजेंद्र यादव इनके पति हैं, उनकी बात कर रही हैं यहाँ पर मनु जी, कि मैं पिताजी से डरती थी, परंतु बाद में क्या है कि दोनों की बहसें होने लगी, टक्कर का सिलसिला शुरू हो गया था पिताजी के साथ। तो वो राजेंद्र यादव से भी लड़की ही शादी की थी इन्होंने। देख लो, खतरनाक लड़की थी। यश कामना, बल्कि कहूँ कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी। और उनके जीवन की धुरी था ये सिद्धांत कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उसका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। उसके चलते ही मैं दो एक बार उनके कोप से बच गई। एक बार कॉलेज की प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिले और बताएं कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला हो गए। यानी एक पत्र आया कॉलेज से कि ये लड़की फालतू का अनुशासन को भंग करती है, स्कूल कॉलेज का माहौल ख़राब करती है। तो पिताजी को बुरा लगा। यहाँ पर कोई हो बुरा लगेगा। यह लड़की मुझे मुंह दिखाने के लायक नहीं रखेगी, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा। वहाँ जा कर के चार बच्चे पहले ही पढ़ के आए, यानी कॉलेज में इनसे बड़े हैं जो सिस्टर वगैरह, भाई वगैरह, वो भी तो पढ़ के रहे हैं। किसी ने ये दिन नहीं दिखाया। गुस्से में भन्नाते हुए वे कॉलेज में चले जाते हैं। लौट कर क्या कह कर आए, क्या कहर बरपा होगा उसका अनुमान था। सो मैं पड़ोस के एक मित्र के यहाँ पर रुक गई। यानी डर लगा था, बेचारी छोटी सी बच्ची थी कि पिताजी गुस्सा करेंगे। तो वो नहीं आई, घर में बैठ गई दोस्त के पास में। माँ को कह दिया कि लौट कर बहुत कुछ गुब्बार निकाल आए हैं, तब बुलाने कि पिताजी गुस्सा कर लेना तब बुला लेना। लेकिन जब माँ ने आकर के कहा कि वे तो बहुत खुश हैं, चली चल, विश्वास ही नहीं हुआ। कही तो सही थी, लेकिन डरते डरते गई पिताजी के पास। सारे कॉलेज की लड़कियां इस सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रौब, तेरा सारा कॉलेज तुम तीन लड़कियों के इशारों पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी, बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर पर बैठा लूं, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमका करके, डांट फटकार करके लड़कियों को क्लास में भेजते, और अगर तुम लोग वहाँ पर इशारा करते तो सारा कॉलेज क्लास छोड़ करके बाहर आ जाओ, और सारी लड़कियां निकल करके मैदान में जमा होकर नारे लगाने लग जाते। तुम लोगों ने तुम लोगों के मारे कॉलेज चलना मुश्किल हो गया है। यानी इन तीन लड़कियों के मारे। उन लोगों के लिए कहाँ तो जाते समय पिताजी के मुंह दिखाने घबरा रहे थे, और कहाँ वो बड़े गर्व से कह कर के आ गए, ये तो पूरा देश की पुकार है। यानी पूरा देश कह रहा है ये तो, इस पर कोई कैसे रोक सकता है अपने आप को। भला बेहद गदगद स्वर में पिताजी यह सब सुनते रहे, और मैं अवाक, मुझ पर, अपनी आंखों पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, न अपने कानों पर, कि यह हकीकत है या कोई मैं सपना देख रही हूँ। पिताजी जो गुस्सा होके गए थे, वो तो अब बहुत खुश हो रहे हैं। एक घटना और है। आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था कि सभी कॉलेज, दुकानें, स्कूल सब में हड़ताल का आह्वान कर दिया। जो जो ये नहीं कर रहा था, उन एक छात्रों का एक बड़ा समूह है, बड़ा दल बन करके जाता और हड़ताल करवा देता, इन दुकानें बंद करवा देता। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग मुख्य बाजार, यानी चौपड़ था ना, चौराहा, उस पर इकट्ठा हुई भाषणबाजी। और इसी बीच पिताजी के एक निहायती दकियानुस, ऐसे टुच्चे आदमी भी होते हैं समाज में, दकियानुस एक मित्र आकर के अच्छी तरह से पिताजी की लूग उतारी, यानी बेइज्जती की। अरे उस मन्नू की तो मति मारी गई है, मति यानी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। पर भंडारी जी, आपको तो पता है ना, ठीक है, आपने लड़कियों को आज़ादी दी है, पर देखते हो जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ में हड़तालें करती हुई, हुड़दंग मचाती हुई फिर रही हैं। वह हमारे आपके घरों की लड़कियों को ऐसा शोभा नहीं देता है।
ये सब, यानी ऐसा काम नहीं करना चाहिए, हड़ताल वगैरह, हुड़दंग वगैरह, जुलूस वगैरह। कोई मान सम्मान, मर्यादा, इज्जत, आबरू आबरू का ख्याल तो रखना चाहिए ना। आपको है या नहीं, कि आपकी कोई इज्जत है कि नहीं है। आपकी बेटी ने तो ये कर दिया, वे तो आग लगा कर ही चले गए, क्योंकि दकियानूस आदमी होता है वो ऐसा ही काम करता है। और पिताजी सारे दिन भनभनाते रहे, यानी गुस्सा तो आया। बस अब यही रह गया है कि लोग घर पर आकर के थू थू करके चले जाएं, बंद करो इस मन्नू का घर से बाहर जाना। गुस्सा आ गया बेचारे बूढ़े भंडारी जी को। अब क्या होता है कि इन सबसे बेखबर में रात होने पर लोग घर पर लौटी, तो पिताजी के एक बेहद ही अंतरंग मित्र थे, अभिन्न बहुत अच्छे दोस्त, अजमेर के प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अम्बालाल जी बैठे थे। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि मनु जी के पिताजी के अभिन्न मित्र प्रतिष्ठित व्यक्ति कौन थे? अम्बालाल जी। मुझे देखते ही उन्होंने गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ 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 मनु बेटा आओ, मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने आ गया। अब ये देखो पॉजिटिव सोच रखता है, और वो एक दकियानूस आया था वो आग लगा के चला गया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू यार। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? घर से निकला करो भाई। यू हैव मिस्ड, आगे क्या लिख दिया, समथिंग, कि आपने ये मिस कर दिया, बहुत बड़ी गलती कर दी। और वे धुआंधार तारीफ करते चले गए और बोलते जा रहे थे। पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। यानी अपनी औलाद की, अपने संतान की कोई तारीफ करे ना, तो इंसान को बड़ा सुकून मिलता है। तो इनके पिताजी को भी मिल रहा था। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर गुस्से वाली बात मुझे बताई, तो मैंने राहत की सांस ली। अब मनु जी को थोड़ा सुकून मिला कि हाँ कोई बात नहीं है। आज पीछे मुड़ करके जब मैं देखती हूँ तो इतना समझ में तो आता ही है कि क्या तो उस समय मेरी उम्र रही होगी, क्या मेरा भाषण रहा होगा। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था, अम्बालाल जी का, जो उनके मुंह से प्रशंसा बन करके बह रहा था। यह भी तो हो सकता था कि आज के 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की बिना ही किसी संकोच के, बेबाक, बिना ही किसी झिझक के धुआंधार बोलते चली जा रही है, और इसके मूल में रहा है। पर पिताजी कितनी तरह के अंतर्विरोधों विरोधों के बीच में जीते थे वे, और विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल इच्छा, लालसा, तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी सजगता। पर क्या यह संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का तो रास्ता ही टकरा अटका है, कि दोनों का रास्ता ही अलग अलग है। सन 1947 की बात है। मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया और लड़कियों को भड़काने और कॉलेज में अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में उनको कॉलेज से निकाल दिया। इस बात को लेकर के इस बात को लेकर के हुड़दंग न मचे, और वो जुलाई में थर्ड ईयर की क्लासेस बंद करके हम दो तीन छात्राओं को प्रेस देने से मना कर दिया, निश्चित कर दिया कि आपको नहीं लेंगे, क्योंकि वो बदमाश थी। हुड़दंग तो हमने बाहर रह कर भी इतना मचाया कि कॉलेज वालों ने अगस्त के आखिरी थर्ड ईयर खोलना ही पड़ा। और जीत की खुशी के सामने सबसे बड़ी खुशी, चिर परिचित प्रतीक्षित खुशी के सामने वो बिला गई। मतलब शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947 को देश से आज़ाद हो गया। यहाँ पर अच्छा प्रश्न बनता है कि थर्ड ईयर खुलने के साथ में जो खुशी थी, उसके साथ में लेखिका के सामने एक बहुत बड़ी खुशी कौन सी आ गई? चिर प्रतीक्षित खुशी, तो वो देश की आज़ादी की खुशी। आशा करता हूँ कि पूरा चैप्टर आपको आराम से समझ में आया होगा। कोई अगर डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो, अपने मित्रों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।